अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं ओरल पैथोलॉजी का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मेरे पास फर्स्ट वन जो टॉपिक है वो डेंटल एनॉमलीज है। तो डेंटल एनॉमलीज यानी हमने सारी टीथ की एनॉमलीज पढ़नी है। तो सारी टीथ की एनॉमलीज में हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट रिलेटेड, कुछ डेवलपमेंटल एनॉमलीज भी हो जाती हैं, कुछ हमारे पास एक्वायर्ड होती हैं। डेवलपमेंटल एनॉमलीज को आप देख सकती हैं कि आपके पास डिफरेंट साइज में, नंबर में, शेप्स वगैरह में, इन सब में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास एक्वायर्ड एनॉमलीज हैं वो सारी हमारे पास एक्वायर्ड रिलेटेड हैं। ओके, सो हमने सारी डेंटल एनॉमलीज और टूथ की एनॉमलीज को डिवाइड किया हुआ है। डेवलपमेंटल एनॉमलीज, एक्वायर्ड डेवलपमेंटल एनॉमलीज वो सारी होंगी जिसमें जब टूथ की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम उसमें कोई चेंज, कोई वेरिएशन आ जाती है जिसकी वजह से आगे जाकर वो एक एनॉमली इज एबनॉर्मेलिटी। जब आप एक चीज को नॉर्मल से डिविएट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एनॉमली और एनी एबनॉर्मेलिटी। तो वो एबनॉर्मेलिटी आपके पास डेवलपमेंटल में इस तरह है कि जब आपके पास उस टूथ की डेवलपमेंट हो रही थी तो उस टाइम पे उसमें कोई वेरिएशन आ गई। अब वो वेरिएशन यानी डेवलपमेंटल एनॉमलीज आपके पास इन द फॉर्म ऑफ नंबर भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ साइज भी, यानी साइज वेरिएशन आ सकता है। नॉर्मल टूथ नहीं होगा, नॉर्मल साइज नहीं होगा, नॉर्मल नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। जिसके नॉर्मल नंबर हमारे पास 32 है ओवरऑल परमानेंट डेंटिशन के, और जो प्राइमरी डेंटिशन है उसके हमारे पास 20 नंबर है, तो वो उससे इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। सेम इज द केस विद द साइज। आपके पास नॉर्मल साइज कितना है, उससे इंक्रीज डिक्रीज जो है वो आपके पास डेवलपमेंटल एनॉमली होगी। ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसकी मॉर्फोलॉजी में वेरिएशंस आ सकती हैं, मॉर्फोलॉजी में इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आ गई हैं, ठीक है। पोजीशनिंग में जब तो अपनी एक नॉर्मल पोजीशन पे आता है लेकिन उसमें वो चेंज आ जाता है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम उसमें कोई एनॉमली आ गई है, कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। स्ट्रक्चर, टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। इसके बाद हमारे पास डेवलपमेंटल एनॉमलीज के अलावा एक्वायर्ड एनॉमलीज भी है। एक्वायर्ड वो सारी एनॉमलीज होंगी जिसमें हमारे पास टूथ जो है वो उस एनॉमली या एबनॉर्मलिटी को एक्वायर्ड कर देता है आफ्टर डेवलपमेंट। टूथ की डेवलपमेंट ठीक हो गई थी लेकिन पेशेंट की कुछ हैबिचुअल काम करने की वजह यानी अपनी हैबिट्स की वजह से, या हम पैराफंक्शनल हैबिट की बात कर देते हैं तो उसकी वजह से भी पेशेंट की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और कंडीशन की। जैसे कि हमारे पास एट्रेजन है, एट्रेजन की वजह से टूथ एनॉमली आ गई है, एबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो जो है वो दो चीज जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनकी सर्विसेज एट्रेट होती हैं। एब्रेशन है हमारे पास, टूथ एब्रेड हो रहा है, ठीक है। या तो मैकेनिकली हम टूथब्रश को इसमें डाल सकते हैं, या हमारे पास जो डेंटिफ्राइसिस वगैरह यूज हो रही है जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह है उनमें कोई एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो आपकी टूथ को एब्रेड कर रहे हैं, तो दिस इज द एक्वायर्ड एनॉमली, ठीक है। इसी तरह आपका टूथ जो है वो एरोड हो रहा है तो एरोजन आ गई है। रिसॉर्प्शन, जब हमारे पास टूथ निकल जाता है या एक्सट्रैक्ट हो जाता है या एक्सफोलिएट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल एक्सट्रैक्शन में जो हमारे पास एल्वेओलर सॉकेट होता है उसकी रिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, तो रिसॉर्प्शन को भी हम इसमें डाल सकते हैं। सेकेंडरी डेंटिन है हमारे पास, तो सेकेंडरी डेंटिन इस तरह के, जो आपके पास प्राइमरी डेंटिन होता है उसके बाद समटाइम्स हमारे पास सेकेंडरी डेंटिन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पल्प स्टोन, पल्प में, नॉर्मल पल्प में हमारे पास पल्प जो है उसकी डेसिफिकेशन हो रही है, उसमें स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हाइपरसीमेंटोसिस जो हमारे पास नॉर्मल सेमेंटम है वो इंक्रीज कर रहा है नॉर्मल अमाउंट से। सो दीज आर द एक्वायर्ड एनॉमलीज। हम इस लेक्चर में सारी डेवलपमेंटल एनॉमलीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम डेवलपमेंटल एनॉमलीज की तरफ जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो डेवलपमेंटल एनॉमलीज में हमारे पास जो सारी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस है हम उनको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द शेप, फॉर्म एंड डिफेक्ट्स ऑफ एनेमल एंड डेंटिन। यानी जब आपके पास टूथ के जो साइज था नॉर्मल, उसमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसमें वेरिएशन आ गई है जिसकी वजह से हम साइज की एनॉमलीज को डिस्कस करेंगे। नंबर्स, नॉर्मल नंबर कितने हैं, आपके पास कितने बर्ड होने चाहिए टूथ के लिए, ठीक है, वो आपके पास इंक्रीज कर गए हैं या डिक्रीज कर गए हैं, तो वो आपके पास एनॉमली आ गई है, उसको भी हम डेवलपमेंटल में डाला है। शेप और फॉर्म में टूथ की नॉर्मल शेप किस तरह है, किस फॉर्म में आपका टूथ बना है,
जब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म और शेप से चेंज होगा, वो आपके पास डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस में आ गया है। डिफेक्ट्स ऑफ एनेमल एंड डेंटिन, जब हमारे पास एनेमल लेयर की फॉर्मेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, या जब हमारे पास डेंटिन लेयर की फॉर्मेशन या डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस टाइम पे उसमें कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं और उन डिफेक्ट्स की वजह से आपका टूथ फिर कैसे नजर आता है। तो इन सबको हमें पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं, माइक्रोडोंशिया है हमारे पास साइज में और मैक्रोडोंशिया है। टूथ की नॉर्मल साइज अब साइज इंक्रीज कर रही है, वी कॉल इट मैक्रोडोंशिया। मैक्रो मींस लार्ज, डोंशिया जो है टूथ से निकला है, तो मैक्रोडोंशिया। साइज हमारे पास सेकंड वन इज द माइक्रोडोंशिया, जब आपके पास साइज डिक्रीज हो जाती है। माइक्रो जो है स्मॉल साइज, डोंशिया जो है आपके पास टूथ से निकला है, तो जब आपके पास टूथ है वो नॉर्मल साइज उसकी डिक्रीज होगी, दिस इज द माइक्रोडोंशिया। इस पिक्चर में देख सकती हैं आप, यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्मॉल टीथ है, अब ये देखें ये नॉर्मल से एक्सेस, दिस इज द मैक्रोडोंशिया, ठीक है। तो माइक्रोडोंशिया में हमारे पास अगेन इसको क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज द जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया एंड द सेकंड वन इज द लोकलाइज्ड माइक्रोडोंशिया। अब जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया और लोकलाइज्ड, तो हमारे पास जैसे हर डिजीज में लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड की बात होती है, तो यहाँ पे भी इन एनॉमलीज में जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड की बात की है। तो लोकलाइज्ड टर्म जो है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं जब एक डिजीज या एक एबनॉर्मेलिटी आपके पास एक लोकल एरिया पे होती है, दिस इज द लोकलाइज्ड कंडीशन। लेकिन जनरलाइज तब होगा जब वो आपके पास उसने ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट डाला होगा, आपकी सिस्टम्स पे इफेक्ट डाला होगा, तो ओवरऑल बॉडी जब उसमें आ जाता है तो दिस इज द जनरलाइज माइक्रोडोंशिया। तो लोकलाइज माइक्रोडोंशिया के नेम से पता लगेगा कि जस्ट टीथ हमारे पास जो है वो स्मॉल इन साइज है, लेकिन जनरलाइज माइक्रोडोंशिया से हमें ये पता लगेगा कि वो पूरा पेशेंट जो है वो उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर स्मॉल है, तभी उसकी टीथ भी स्मॉल है। चलिए ये देखें, दिस इज द जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया। जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया में ये देखें सारी टीथ स्मॉल है, प्लस ये देखें पेशेंट भी स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये देखें ये हम उसको ड्वार्फिज्म में डाल रहे हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है। ड्यू टू पिट्यूटरी जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपके पास कम रिलीज हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल बॉडी ड्वार्फिज्म में वो ड्वार्फ रह गया है, छोटा रह गया है। So all teeth are smaller than the normal, इसकी सारी teeth smaller है नॉर्मल से, प्लस पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कंडीशन है पिट्यूटरी की वजह से, ठीक है। अब ये देखिए ड्वार्फ है तो इसकी सारी टीथ भी स्मॉल है, ये खुद भी स्मॉल है, दिस इज द जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया। लोकलाइज्ड माइक्रोडोंशिया में क्या होगा, जस्ट टूथ स्मॉल। ये देखिए ये एक लोकलाइज्ड टूथ अपने नॉर्मल टूथ से यानी इतना आना चाहिए, लेकिन ये देखिए ये स्मॉल आ गया है, सो दिस इज द लोकलाइज्ड माइक्रोडोंशिया। लोकलाइज कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक लोकल एरिया, जस्ट ओरल कैविटी, जस्ट एक तो दो तो टीथ इफेक्ट हो सकते हैं, सारे टीथ नहीं, ठीक है। तो इट इफेक्ट्स मोस्ट ऑफन द मैक्सिलरी, लैटरल इंसाइजर को ये इफेक्ट करता है, ये देखिए ये लैटरल इंसाइजर, दिस इज द सेंट्रल इंसाइजर, दिस इज द लैटरल इंसाइजर, इनको इफेक्ट करता है। हमारे पास ज्यादातर ये जो, वेट मैं मार्कर पे दिखा देती हूँ, ये आपके पास है lateral incisor and this is the central incisor, ठीक है। तो ये lateral incisor को ज्यादा इफेक्ट करता है और थर्ड मोलर को जो सबसे डिस्टल टूथ पड़ा होगा वो भी छोटा होगा। These two teeth are most often congenitally missing। अब congenitally means by birth, आपके पास sometimes टूथ जो होते हैं वो by birth missing भी हो सकते हैं। पैग लैटरल क्यों कहा गया है, ये लैटरल इंसाइजर हमारे पास समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ द पैग लैटरल शेप में होता है, वी कॉल इट द पैग लैटरल इंसाइजर, पैग शेप में होगा, ठीक है, इस फॉर्म में है हमारे पास। देन साइड में हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी एनॉमली, ठीक है, वो थी मैक्रोडोंशिया। तो मैक्रोडोंशिया भी सेम वही केस होगा, जनरलाइज्ड मैक्रोडोंशिया है, यानी पूरा बंदा जो है पेशेंट जो है वो पूरा लार्ज होगा, तभी उसके टूथ भी लार्ज होंगे। सेकेंड वन इज द लोकलाइज्ड मैक्रोडोंशिया। लोकलाइज्ड मैक्रोडोंशिया में जो हमारे पास टूथ है उसके वो लार्ज होंगे बट लोकलाइज्ड एरिया में, यानी एक दो टीथ जो है उसके अपने नॉर्मल से लार्ज इन साइज हो सकते हैं। चलिए ये देखिए, दिस इज द जनरलाइज्ड मैक्रोडोंशिया। पहले इस पे आ जाते हैं, या फिर इन बंदे को देखिए ये नॉर्मल है, अब इन बंदे को देखिए ये उससे ज्यादा अपने साइड में बड़ा है, हाइट उसकी ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है उसकी, तो इट मीन्स कि इनकी यहाँ पे टीथ भी बड़े होंगे। इनके हाथ देखें,
ये हाथ बड़ा है, छोटा है, पाँव देखें तो इसी तरह उनकी जो टूथ होंगे वो भी अपनी नॉर्मल से इंक्रीज इन साइज होंगे. सो ऑल टीथ आर लार्जर देन नॉर्मल. दिस इज द मैक्रोडोंटिया. एसोसिएटेड विद पिट्यूटरी जियोडांटिज्म. उसमें हमने कहा था ड्वार्फिज्म की बात की थी. ठीक है, ड्वार्फिज्म का मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होती है वो कम रिलीज होती है, तभी तो वो ड्वार्फिज्म स्टेज में चला गया है. लेकिन यहाँ पे आपके पास ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेस में रिलीज हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल बॉडी जो है वो बड़ी हो गई है. सो ये हम इसको एसोसिएट करते हैं विद द पिट्यूटरी जियोडांटिज्म या गाइगेंटिज्म भी कह सकते हैं. आप प्रोनाउंसिएशन खुद अपनी कर सकते हैं इस पे. लोकलाइज्ड मैक्रोडोंटिया की बात करते हैं तो देखें लोकलाइज्ड कंडीशन होगी, मैक्रोडोंटिया होगा. अब ये देखें इस बच्चे की ये वाली टीथ जो है ये आपके पास लार्ज इन साइज है. सो लोकलाइज्ड मैक्रोडोंटिया कंडीशन है इसकी. हेमीफेशियल हाइपरट्रॉफी में डाला है कि इस लोकलाइज्ड मैक्रोडोंटिया को हमने रिलेट किया है कि वो पेशेंट जिनकी हेमीफेशियल हाइपरट्रॉफी कंडीशन हो. ठीक है, हाइपरट्रॉफी, तो उन पेशेंट्स की समटाइम्स टीथ जो होते हैं वो भी लार्जर होते हैं. और टीथ हेमीफेशियल हाइपरट्रॉफी है यानी एक साइड का फेस जो है उसका बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक साइड के टूथ उसके बड़े हो जाते हैं. यहाँ पे भी देख लें और इस कंडीशन में भी देख लें. साइज हम पढ़ चुके. नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस कौन सी है? नंबर. तो अब हम नंबर को डिस्कस करते हैं कि टूथ के नंबर में हमारे पास कौन सी डेवलपमेंटल एनोमलीज और द डिस्टर्बेंसेस हैं. सो नंबर में हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल नंबर हमारे पास टीथ की कितने हैं? 20 इन प्राइमरी टीथ. ठीक है, एंड 32 टीथ जो है वो आपके पास परमानेंट टीथ है. 16 ऊपर 16 नीचे, 20 में 10 ऊपर 10 नीचे. ठीक है, अब नंबर की बात करते हैं तो नंबर अगर हमारे पास इंक्रीज कर रहा है अपने नॉर्मल नंबर से तो दिस इज द के सुपर न्यूमेरी टूथ. ठीक है, आपके पास सुपर न्यूमेरी टीथ आपके पास वो कंडीशन होगी जिसमें आपके पास टूथ अपने नॉर्मल नंबर से इंक्रीज कर जाते हैं, यानी 32 से 35, 20 से 23 की तरफ जा सकते हैं. वी आल्सो कॉल्ड इट हाइपरडोंटिया भी कह सकते हैं इसको, और सप्लीमेंटल टीथ भी कह सकते हैं. सप्लीमेंटल सप्लीमेंट्री से निकला है, एक्स्ट्रा टीथ, एडिशनल टीथ. ठीक है, सुपर न्यूमेरी टीथ. तो हमारे पास एक्सेस नंबर ऑफ टीथ, नंबर इंक्रीज नंबर ऑफ टीथ को हमने ये टर्म्स यूज किए हैं. अब जो इंक्रीज नंबर ऑफ टूथ होते हैं दे आर मेनी आर द इम्पैक्टेड. वो तो ज्यादातर इम्पैक्टेड भी रहते हैं. अब इम्पैक्टेड कैसे हैं? इम्पैक्टेड मीन्स कि जब एक टूथ आपके पास एरप्ट नहीं हो पाता. ठीक है, वी कॉल इट इम्पैक्टेड. यहाँ पे देख सकते हैं ये टूथ, ये देखें ये इम्पैक्टेड यहाँ पड़े हैं, ये देखें पड़े हैं, इन्होंने यहाँ से मालूम किया है. ये देखें ये एक्स्ट्रा टीथ यहाँ पे पड़े हैं. ठीक है, ये नॉर्मल है लेकिन ये अपनी नॉर्मल से ऊपर देखें एक्सेस यहाँ पे पड़े हैं. यहाँ पे भी, इसको भी आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे भी पड़े हैं. अच्छा, जो नंबर ऑफ टीथ आपके पास ये एक्सेस आ जाते हैं इसको किसके साथ रिलेट किया है? क्लीडोक्रेनियल डायस्ट्रोसिस के साथ प्लस गार्डनर सिंड्रोम के साथ. यानी इन दो डिजीजेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ टीथ है वो एक्सेस या इंक्रीज आ जाती हैं. क्लीडोक्रेनियल डायस्ट्रोसिस में क्या, ये देखिए ये बच्चा, इसकी ये जो क्रेनिया, ये जो आपके पास क्लाविकल बोन्स होती हैं, ये वाली बोन्स, ठीक है, ये सही नहीं होती. अब देखें ये बच्चा किस तरह से बैठा है. तो जिस बच्चे को इस तरह की कंडीशन हो, देखें ये क्लाविकल बोन्स उनके प्रॉपर ना हो, तो उनकी हमारे पास क्लीडोक्रेनियल डायस्ट्रोसिस में उनके इस तरह की चीज ज्यादातर होते हैं. दूसरी कंडीशन हमारे पास नंबर ऑफ द टूथ में, दूसरी कंडीशन कौन सी है? मीजोडेंस. सुपर न्यूमेरी के अलावा वो फर्स्ट वन थी, दिस इज द मीजोडेंस. मीजोडेंस नेम क्या शो कर, मीन्स यो, मीजो मीन मिड में, डेंस टूथ है. ठीक है, तो ये देखें से दोनों सेंट्रल इंसाइजर, दिस इज द सेंट्रल इंसाइजर, दिस इज आल्सो सेंट्रल इंसाइजर, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टूथ आ गया है. दिस इज कॉल्ड मीजोडेंस. और एक्स्ट्रा टूथ है, क्यों इसकी जरूरत थी लेकिन नहीं थी, फिर भी आ गया है. अब ये डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी की वजह से यहाँ बीच में आ गया है. सो मोस्ट कॉमन सुपर न्यूमेरिटी हमारे पास मीजोडेंस भी होते हैं. एक्स्ट्रा टीथ में हमारे पास जब मीजोडेंस टूथ यानी दो सेंट्रल इंसाइजर के बीच में जब टूथ आ जाता है वी कॉल इट मीजोडेंस. ठीक है,
नेक्स्ट है टूथ सिचुएटेड बिटवीन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स। ऐसा एक्स्ट्रा टूथ जो आपके पास मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में ज्यादातर पड़ा हो, वी कॉल इट मेसोडेंस। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स, ठीक है। यहाँ भी देखिए मैक्सिला में है, यहाँ पे भी देखिए एक्स्ट्रा टूथ ये है मैक्सिला में, यहाँ पे भी आप देख सकती हैं इनके बीच में सर यहाँ पे एक टूथ आ जाता है। सो वी कॉल इट मेसोडेंस जब वो आपके पास मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में एक एक्स्ट्रा टूथ आएगा। देन द सेकंड थर्ड इज द पैरामोलर। आपके पास एक्स्ट्रा टीथ है, वो एक्स्ट्रा टीथ इन द फॉर्म ऑफ पैरामोलर है। तो पैरामोलर मींस कि आपके पास वो एक्स्ट्रा टूथ जो है वो या तो बकल साइड पे पड़ा है या लिंगुअल साइड पे। किस चीज कौन से टूथ के बकल या लिंगुअल साइड पे होगा? मैक्सिलरी मोलर्स। मैक्सिलरी मोलर्स के बकल साइड पे या लिंगुअल साइड पे। आप देखिए ये आपके पास कहाँ पे पड़ा है? आई थिंक ये लिंगुअल साइड पे पड़ा है अभी। तो दिस इज योर एक्स्ट्रा टीथ ऑन द buccal or lingual side of the any maxillary molar. तो we call it paramolar, ठीक है। डिस्टोमोलर या डिस्टोडेंस कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके पास मोलर टूथ जो है वो लोकेटेड होगा डिस्टल टू द मोलर, यानी आपके पास ये थर्ड मोलर है और इस थर्ड मोलर के बाद आपके पास फिर से एक एक्स्ट्रा टूथ निकल आया है, वो भी डिस्टल साइड पे। देन वी कॉल इट डिस्टोमोलर और डिस्टोडेंस, ठीक है। जब आपके पास अपनी नॉर्मल टूथ की सीक्वेंस या एरप्शन कंप्लीट होती है, नॉर्मल नंबर कंप्लीट है बट एक्स्ट्रा टूथ एरप्ट हो गया है और वो भी डिस्टल साइड पे, देन वी कॉल इट डिस्टोमोलर और डिस्टोडेंस। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मोलर, दिस इज सेकेंड मोलर एंड दिस इज द थर्ड मोलर, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? सुपर न्यूमेरिटी यानी एक्स्ट्रा टीथ का तो हमने पढ़ दिया, लेकिन अगर आपके पास टूथ मिसिंग हो देन हम उसको क्या नेम देंगे? सो द कंप्लीट एनोडोंशिया। कंप्लीट एनोडोंशिया मींस जब आपके पास सारे टीथ मिसिंग हो, ठीक है। यहाँ देखिए एक टूथ भी नहीं है। When all teeth are missing we call it complete anodontia. complete anodontia कौन सी पेशेंट्स में आ सकती है? वो पेशेंट्स जिनको एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया हो। एक्टोडर्म इज द जर्म लेयर। हमारे पास 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्मल लेयर की जो डिस्प्लेसिया कंडीशन उसमें आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास सारे टीथ मिसिंग हो जाते हैं। वी कॉल इट कंप्लीट एनोडोंशिया। देन हाइपोडोंशिया। हमारे पास हाइपोडोंशिया में क्या होगा? एनोडोंशिया के बाद जब आपके पास one or more teeth missing हो, one or more teeth, ठीक है। we call it hypodontia. कौन सी teeth missing हो सकते हैं? थर्ड मोलर, सेकेंड प्रीमोलर, maxillary lateral incisors और the mandibular lateral incisors, ठीक है। ये teeth हमारे पास परमानेंट में ज्यादातर अफेक्ट होते हैं। so one or more teeth are affected or absent or missing, we call it hypodontia. प्राइमरी कौन सी teeth को अफेक्ट करता है? maxillary incisors को। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास हाइपोडोंशिया जो है वो प्राइमरी में कौन सी टीथ को अफेक्ट करती है और परमानेंट में कौन सी टीथ को अफेक्ट करती है। देन ओलिगोडोंशिया। ओलिगोडोंशिया हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास टूथ जो है वो 6 मिसिंग हो गए या 6 से ज्यादा। जब आपके पास 1 या 2 टूथ मिसिंग होगा वी कॉल इट हाइपोडोंशिया, लेकिन जब वो 6 टीथ मिसिंग हो जाएंगे हम उनको ओलिगो कहेंगे और जब 6 से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो we call it oligodontia. So the 6 or more teeth are missing, we call it oligodontia. Then the position, जब आपके पास ट्रांसपोजिशन, जब आपके पास टूथ की पोजीशनिंग चेंज होती है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं पड़ा होता, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एनोमली और द अबनॉर्मलिटी या डिस्टर्बेंस आ गई है उसकी डेवलपमेंट के टाइम। वो टूथ बर्ड जो था वो अपनी जगह की बजाय दूसरी जगह पे आ गया है, तो वो आपके पास पोजीशन की एबनॉर्मलिटीज होंगी। सो हमने साइज के बारे में भी पढ़ लिया, हमने नंबर्स के बारे में भी पढ़ लिया। थर्ड वन इज द शेप एंड फॉर्म, कि हमारे पास डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस कौन सी शेप में और कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन हम साइंस में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं वी कॉल इट फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्यूजन कैसी होगी? जब आपके पास 2 टूथ के जो जर्म्स होंगे या जो 2 टूथ बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जब फ्यूज कर जाते हैं वी कॉल इट फ्यूजन।
तो उसके रिजल्ट में उन टूथबर्ड के और उन टूथजम्स के रिजल्ट में हमारे पास जो टूथ आएगा वो आपके पास इस शेप में होगा। ये देखो कैसे एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सो द जॉइनिंग ऑफ द टू डेवलपिंग टूथ जर्म, हमारे पास जब टू टूथ जर्म जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं, उनकी टूथ जर्म, ठीक है। तो जब वो टूथ एरप्ट होता है तो उसकी ये देखें क्रॉन्स वगैरह ये एक दूसरे के साथ ही फ्यूज है। यहाँ पे रेडियोग्राफ में देख लें ये कैसे एक दूसरे के साथ खड़े हैं। देखें रूट्स अलग हैं क्योंकि टू टूथ जर्म्स है, ये अलग टूथ है, ये अलग टूथ है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर गए तो इनकी जो क्रोन्स है, इनकी जो इनेमल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई हैं। तो इसके रिजल्ट में जो टूथ आपके पास निकलता है वो आपको सिंगल नजर आता है और लार्ज टूथ स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। लेकिन असल में वहां पे फ्यूजन हो चुकी होती है। अब यहाँ पे देख लें इस टूथ में देखें ये फ्यूजन हुई है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्यूजन हुई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्यूजन हुई है, ठीक है। सॉरी इसमें नहीं हुई, ये नहीं है, ये है आपके पास फ्यूजन का और ये है आपके पास फ्यूजन का, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये फ्यूजन हुई है। तो जब टू टूथ इनके रूट्स भी दो होंगे, ठीक है, क्योंकि आगे एक टर्म आएगा फिर आपने इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। चलिए पढ़ लेते हैं। दिस इज द जेमिनेशन और ट्विनिंग। जेमिनेशन और ट्विनिंग में भी आपके पास दो टीथ जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होके आगे आ रहे हैं, बट वहां पे आपके पास फॉर्मेशन ऑफ टू टीथ फ्रॉम अ सिंगल एनेमल ऑर्गन, यहाँ पे आपके पास सिंगल एनेमल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे दो थे, वो दोनों मिलकर आपके पास टूथ को फ्यूज कर रहे थे। यहाँ पे एक टूथ ऑर्गन या एक एनेमल ऑर्गन या एक टूथ जर्म के रिजल्ट में आपके पास दो टीथ निकल रहे हैं। दिस इज द जेमिनेशन। ये देखें एक रूट है, ये देखें दो क्रॉन्स हैं, सो दिस इज द जेमिनेशन। अगर यहाँ पे इस तरह की कंडीशन, यहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशन होती कि टू रूट्स होते देन वी कॉल इट फ्यूजन, कि आगे वो इस तरह होते हैं लेकिन उनकी रूट्स दो होते हैं तो वी कॉल इट फ्यूजन। इफ यहाँ पे सिंगल रूटेड है, ठीक है, सिंगल रूटेड, देन वी कॉल इट जेमिनेशन। जेमिनेशन सेकेंड नेम क्या है? ट्विनिंग। सो आपके पास दो टीथ जो है वो एक सिंगल एनिमल ऑर्गन से जब बन जाते हैं वी कॉल इट जेमिनेशन। जेमिनेशन को हम पार्शियल क्लीवेज भी कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पार्शियल क्लीवेज हुई है। ये आपके पास जो दो टीथ आए हैं ना वो इस तरह अलग अलग नहीं पड़े, वो आपके पास यहाँ पे इस तरह इनकी पार्शियल क्लीवेज को शो किया है और इस तरह नजर आता है। तो ये भी आपके पास एक बड़ा टूथ इस तरह नजर आएगा। द थर्ड वन शेप एंड फॉर्म की हमारे पास एब्नॉर्मैलिटी जो है वो है कंकरेसेंस। कंकरेसेंस में हमारे पास जॉइन अलोंग द रूट सर्फेसेस बाय सीमेंटम, जब दो टीथ एक दूसरे के साथ जॉइन होंगी किसके थ्रू? सीमेंटम के थ्रू, ठीक है। इसकी भी सीमेंटम लेयर है, इसकी भी है, दोनों की सीमेंटम एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, ठीक है। तो जॉइनिंग ऑफ द टू टूथ्स और अलोंग द रूट सर्फेसेस बाय द सीमेंटम वी कॉल इट कंकरेसेंस। मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन पोस्टीरियर एंड मैक्सिलरी रीजन्स, ठीक है। कौन सी टूथ में ज्यादातर कंकरेशन की चांसेस हैं? जो पोस्टीरियर टीथ है उनमें, और जो हमारे पास मैक्सिलरी रीजन्स हैं उनमें ज्यादातर चांसेस हैं। इट मे अकर बिफोर और आफ्टर द टीथ हैव एरप्टेड, जब आपके पास टूथ एरप्ट हो रहे होते हैं या उनकी एरप्शन से पहले ही उनके जो रूट्स की जो रूट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब टूथ क्रॉन निकल आ जाता है तब उसके बाद हमारे पास टूथ की रूट की फॉर्मेशन होती है, कंप्लीशन होती है। तो उस टाइम पे, ठीक है, तो या तो टूथ की एरप्शन से पहले या टूथ की एरप्शन के बाद उनकी सीमेंटम जो है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वहां पे हमारे पास कंकरेशन हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ वन में रिजल्ट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर। व्हाई? जब आप एक टूथ को एक्सट्रैक्ट करें तो दूसरा क्यों एक्सट्रैक्ट हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनकी सीमेंटम एक दूसरे के साथ अटैच है। तो उसका नुकसान ये है कि जब एक टूथ में कोई एब्नॉर्मैलिटी होगी या कोई कैरिज वगैरह या टूथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा आगे जाकर, तो उसके साथ ये दूसरा टूथ भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन इज द टोरोडोंटिज्म। टोरोडोंटिज्म में आपके पास ये पल्प रिलेटेड है। ये देखें, ये टोरोडोंटिज्म कंडीशन है। इसकी कंडीशन की पल्प को देखें, नॉर्मल किस तरह होता है, यहाँ पे किस तरह है। So टोरोडोंटिज्म इज अ कंडीशन व्हिच इज फाउंड इन द मोलर टीथ। कौन सी टीथ में ज्यादातर प्रेजेंट होगा? मोलर में। ऑफ द ह्यूमंस वेयर बाय द बॉडी ऑफ द टूथ एंड द पल्प चैम्बर इज इनलार्ज। ये देखें, दिस इज द पल्प चैम्बर पार्ट, दिस इज द पल्प चैम्बर, ठीक है। ये आपके पास वो पल्प पार्ट जो आपके पास क्रोन में पड़ा होता है, वी कॉल इट पल्प चैम्बर। ये देखें, दिस इज द पल्प चैम्बर, ठीक है। अब ये देखें पल्प चैम्बर कितना बड़ा है, दिस इज द टोरोडोंटिज्म, ठीक है।
So the body of the tooth and the pulp chamber is enlarged vertically at the expense of the roots. ठीक है? As a result, the floor of the pulp and the percussion of the tooth is moved apically down the root. अब ये देखें, ये आपके पास फ्लोर ऑफ द पल्प है और इसके बाद यहाँ पे आपके पास पल्प यहाँ पे रूट्स में मूव हुआ है, यहाँ पे भी देखिए मूव हुआ है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा पल्प चैम्बर, ये देखिए पूरा पल्प चैम्बर ये रूट्स तक इस तरह आ गया है, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टोरोडोंटिज्म। यहाँ भी देखिए टोरोडोंटिज्म दिखाया गया है, ठीक है। तो आपका जब पल्प चैम्बर इनलार्ज होगा, ठीक है, और या वो उस पल्प फ्लोर तक आया होगा, पूरा ये फ्लोर है, या फिर वो आपके पास यहाँ पे रूट्स एरिया तक वो उसकी इनलार्जमेंट आई हो, तो उसको हम टोरोडोंटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज डायलेसरेशन। डायलेसरेशन में आपके पास टूथ का रूट जो है वो थोड़ा बेंड होता है। देखिए बेंड है, यहाँ पे देखिए बेंड है, यहाँ पे भी देखिए बेंड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बेंड है। सो दिस इज द डायलेसरेशन। Angulation or the sharp bend or curve in the root or crown of the form tooth, ठीक है। आपके पास रूट में या क्रोन में कोई कर्व आया हो या शार्प बेंड आया हो, ठीक है, उसमें हम उस कंडीशन को हम कहते हैं डायलेसरेशन। अब डायलेसरेशन किस वजह से आ सकती है, ट्रॉमा टू द डेवलपिंग टूथ। जब टूथ डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे उसको कोई ट्रॉमा मिल गया था जिसकी वजह से स्ट्रेट रूट नहीं आया और वो वहां पे कर्व हुआ, बेंड हुआ, which cause root to form an angle, जिसकी वजह से ट्रॉमा के रिजल्ट में टूथ की रूट में एक एंगल बन जाता है to the normal axis of the tooth, यानी नॉर्मल एक्सिस की बजाय वहां पे एक बेंड आ रहा है। We call it डायलेसरेशन। Then the second condition is the dense invaginatus, ठीक है। dense invaginatus हमारे पास असल में ये dense की जो कंडीशन है ये दो है, ये देखिए यहाँ पे dense invaginatus और dense invaginatus। इनवेजिनेटस का आपके पास जो टूथ का एनिमल होगा, ठीक है, और जो आपके पास उसका फिर साथ में डेंटिन भी, तो वो आपकी टूथ के अंदर इस तरह इन्वेजिनेट हुआ होता है, ठीक है, अंदर गया होता है इन्वेजिनेटस। और जब ई से आया होगा इवेजिनेटस, यानी आपके पास वो बाहर की तरफ निकला है। सो हम डेंस इवेजिनेटस की बात करेंगे। वी आल्सो कॉल इट लियोन्स प्रीमोलर, ठीक है। ये एक रेयर ओडोंटोजेनिक डेवलपमेंटल एनोमली है। अब रेयर ओडोंटोजेनिक क्या है? ओडोंटोजेनिक हमारे पास टिश्यूज हैं जो कि हमारे पास टूथ की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जब टूथ की डेवलपमेंट हो रही थी तो ओडोंटोजेनिक में एक एनोमली आ गई है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें आपके पास टीथ जो है वेयर द आउटर सरफेस अपीयर्स टू फॉर्म एन एक्स्ट्रा बम्प और एक्स्ट्रा कस्प। ये देखें, ये बाहर की तरफ निकला है तो ऐसा नजर आ रहा है कि एक एक्स्ट्रा बम्प या एक्स्ट्रा कस्प आ गया है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी देख लें, ठीक है, दिस इज योर एक्स्ट्रा बम्प और एक्स्ट्रा कस्प ऑन द टूथ, ठीक है, आउटर सरफेस पे आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं डेंस इवेजिनेटस। प्रीमोलर्स आर मोर लाइकली टू अफेक्टेड देन एनी अदर टूथ। अब ये कौन से टूथ को ज्यादातर अफेक्ट कर रहा है? डेंस इवेजिनेटस, प्रीमोलर्स को। एमसीक्यूज के लिए याद रखें, डेंस इवेजिनेटस प्रीमोलर को ज्यादा अफेक्ट करता है। अच्छा, अब जो डेंस इवेजिनेटस निकल रहा है ये समटाइम्स यूनिलैटरली और समटाइम्स बायलैटरली भी निकला जाता है। अब ये देखें, एक होगा बम्प या दो होंगे। यहाँ पे देखें, ये आपके पास प्रीमोलर टूथ पे जब आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज द डेंस इन्वेजिनेटस। इन्वेजिनेटस को हम नेम देते हैं डेंस इंडेंट। इनके सारे नेम्स भी याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए, एग्जाम के लिए याद रखें, ठीक है। ये देखें, ये डेंस इन्वेजिनेटस जब आपके पास वो अंदर की तरफ गया होगा, ये हम ज्यादातर फिर रेडियोग्राफ के थ्रू देखते हैं। सो द डीप सरफेस इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेट कर गया है, ठीक है। इन्वेजिनेशन कहाँ से निकला है? इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ गया है। डीप सरफेस इन्वेजिनेटस ऑफ क्रोन और रूट, यानी सिर्फ क्रोन तक या रूट तक भी ये जा सकता है। दैट इज लाइंड बाय इनेमल, इनेमल की लाइनिंग, ठीक है। अब ये देखें, ये इनेमल लेयर है ऊपर का, तो वो इनेमल लेयर जो है वो इस तरह अंदर इन्वेजिनेट कर गया है डीप क्रोन तक या फिर रूट तक, ठीक है। वी कॉल इट डेंस इन्वेजिनेटस। टू फॉर्म्स है, कोरोनरी और रेडिकुलर। कोरोनल यानी डेंस इन्वेजिनेटस या कोरोनल तक कन्फाइंड होगा या फिर रेडिकुलर तक भी एक्सटेंड हुआ होगा। Then the next one is the enamel pulse. So enamel pulse name शो कर रहा है कि enamel की pulse like होंगी या enamel की drops होंगी। यहाँ पे देखें, this is the enamel pulse और drops। ये देखें, this is the enamel pulse, ठीक है।
सो ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्टोपिक एनिमल की ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप टाइप शेप जब आई होंगी इस तरह एक्स्ट्रा, वी कॉल इट एनिमल पल्स। सो कॉल्ड एनिमल पल्स भी कह सकते हैं। ओकेजनली फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ द टीथ, ठीक है, ये देखें रूट्स ऑफ द टीथ पे है, लेकिन कौन सी एरिया पे? फर्केशन, जहाँ पे तो जो है डिवाइड होगा। दिस इज द फर्केशन पॉइंट। अब इस फर्केशन पॉइंट पे देखिए यहाँ पे एनिमल पल आ गया है। सो ज्यादातर रूट्स पे हो सकती हैं, अनकॉमन कंडीशन है, माइनर एबनॉर्मेलिटी है, मतलब इतना खास कोई इससे खतरा नहीं है या इरिटेट नहीं करता, विच आर फॉर्म्ड ऑन द नॉर्मल टीथ पे ऊपर हमारे पास फॉर्म हो जाती हैं। इट अकर मोस्ट कॉमन इन द बाइफर्केशन और ट्राइफर्केशन ऑफ टीथ, यानी मल्टी रूटेड टूथ में ज्यादातर आएंगे। देखिए बाइफर्केशन में है। मैक्सिलरी मोलर्स आर कॉमनली इसमें अफेक्टेड होंगे। देन मैंडिबुलर, ठीक है, कौन सी ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं? मैक्सिला के मोलर्स। दे हैव अ कोर ऑफ डेंटिन कंटेनिंग पल्प हॉर्न। अब ये एनिमल पल जो है, इस एनिमल पल के अंदर हो सकता है कि एनिमल के अलावा इसके अंदर डेंटिन का भी टिश्यू हो सकता है कि इसके अंदर पल्प का भी हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका पल्प हो। जो एनिमल पल आया है, ठीक है, तो ये एनिमल पल इसके अंदर डेंटिन और पल्प है कि नहीं, या जस्ट एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। मे कॉज द स्टेग्नेशन एट जिंजिवल मार्जिन। अब ये देखिए ये आपके पास यहाँ जब आया होगा तो जिंजिवल मार्जिन होती हैं, ये आपके पास जिंजिवल मार्जिन है, जिंजिवा है यहाँ पे, तो उनको स्टेग्नेट करता है। इफ दी कंटेन पल्प, अगर यहाँ पे पल्प है तो दिस विल बी एक्सपोज्ड व्हेन द पल्प इज रिमूव्ड। वही बात, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज द टूथ, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक एनिमल पल आ गया है, तो यकीनन इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेंटिन लेयर है तो वो भी इसके अंदर इस तरह आ सकती है। अगर आपके पास ये पल्प है तो वो पल्प इसके अंदर भी आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम इसको यहाँ पे रिमूव करें, ठीक है, यहाँ से हटाएं इसको, तो ये पल्प एक्सपोज हो सकता है। तो हमने साइज की, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस भी पढ़ ली, नंबर और एरप्शन की भी, और शेप ऑफ फॉर्म की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनिमल और डेंटिन की डिफेक्ट पढ़ाऊंगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।